नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में सभी लोग व्यस्त होंगे। मेरे साथी जो एसएससी सीजीएल 2024 प्री, इसके साथ साथ एमटीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आया हूं। उनके लिए मैं लेकर आया हूं साइंस का एक प्रैक्टिस पार्ट, जहां पे हम लोग कवर करेंगे अभी एसएससी के जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, जो हाल ही में एसएससी के एग्जाम हुए हैं, उनमें जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका यहां पे मैं कलेक्शन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following gases are found in coal mines and marshy places? कोयले की जो खदानें होती हैं और जो दलदल वाले स्थान होते हैं, वहां पे कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ध्यान रखेंगे, जहां पे कोयले की खदानें होंगी, जहां पे दलदल वाला स्थान, जहां पे मार्शी एरिया होगा, जहां पे दलदल वाला स्थान होगा, और साथ में जहां पे पैडी फील्ड, जहां पे धान के खेत होंगे, किसके? धान के खेत होंगे, वहां पे गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या है? मीथेन। और मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH4। क्या फॉर्मूला होता है? CH4। एक बात और याद रखेंगे मेरे साथियों कि जो मीथेन गैस है, हमारी जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो CNG होती है, उसमें भी कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है, मेनली मीथेन गैस होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पिछला भी इसी प्रकार से था। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है, एसएससी सीपीओ 29 आपका 29/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भैया कॉलम ए में दिया गया है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और अगले में उसका नाम दिया गया है एल्केन। देखो, एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। आपको क्या करना है? आपको लास्ट वाले इस पे फोकस करना है। क्या लिखा हुआ रहा है? एन। तो आपका हाइड्रोकार्बन का नाम होगा, उसमें भी एन ही आना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे इथेन, यही पकड़ा गया, इथेन। तो यहां पे इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। क्या फॉर्मूला होता है? C2H6। अब यहां पे कार्बन कितने हैं? 2। यहां एन की वैल्यू 2 रखा जरा, तो 2 रख दी, और यहां भी n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। तो यहां पे हम कहेंगे क्या कि सर ए का रिलेशन जो होगा वो फर्स्ट के साथ ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n, एल्कीन। और एल्कीन में ये इन को पकड़ना है, इन। तो यहां पे ब्यूटाइन आ रहा है और यहां पे प्रोपीन आ रहा है। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6। जरा इस चीज को, कार्बन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। कार्बन एटम 3 है, जरा n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो ये वाला आपका जो बी का रिलेशन है, बी का रिलेशन किसके साथ फॉलो हो रहा है? बी का रिलेशन हो रहा है थर्ड के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ? थर्ड के साथ। उसके बाद आ रहा है एल्काइन, आइन। आइन तो किसमें आ रहा है? ब्यूटाइन, इसमें आ रहा है ना। और ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6। और जो एल्काइन होता है हमारा, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। वहां पे हम 2 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे। तो जरा देखो, जरा इस वाले पार्ट में, ब्यूटाइन वाले में कितने कार्बन है? 4। यहां जरा 4 रखो, कार्बन की वैल्यू 4 रखोगे, ठीक है, 4 रख दी। यहां n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। इसके साथ हम कह सकते हैं सर C का रिलेशन किसके साथ होगा? C का रिलेशन होगा सेकंड के साथ। C का रिलेशन सेकंड के साथ। तो फिर D का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड में जब हम IUPAC पढ़ते हैं, लास्ट में आता है अल। क्या आता है? अल लिखा हुआ है ना, मीथेनल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है HCHO। क्या फॉर्मूला होता है? HCHO। तो यहां पे आपका कौन सा? 1 3 2 4, यहां पे 4 से शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ द आई बॉल। अरे बढ़िया, इसको तो अगर आप थोड़ी सी बात को समझोगे तो ही आंसर बन जाएगा। क्या बोला, आई बॉल, और बॉल का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल, खत्म कहानी, बी ऑप्शन। इतना आसान प्रश्न था, इतना आसान सा क्वेश्चन था आपका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछा गया, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, which elements properties matched up remarkably well with इका एल्यूमिनियम। आप एसएससी सीजीएल 2022 में जाओगे, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, ये हुआ क्या था, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो मेंडलीव के समय पे टोटल एलिमेंट्स जो थे वो 63 डिस्कवर हुए थे, केवल 63, 63 तत्व ही केवल उस टाइम पे खोजे गए थे। लेकिन मेंडलीव को यह अच्छे तरीके से पता था कि आने वाला जो समय होगा, आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स आपके खोजे जाएंगे, और भी तत्व आपके खोजे जाएंगे। इसलिए मेंडलीव ने उनके लिए अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्रॉपर जगह रख दी थी खाली, कि भाई एलिमेंट खोजे जाएंगे, आप उनको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम तो खोजा गया था, लेकिन एल्यूमिनियम की तरह फ्यूचर में कोई एक और एलिमेंट मिलेगा, उसके लिए उसने ऑलरेडी जगह छोड़ दी और उसका नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम। तो बाद में जाके खोजा गया गैलीलियम, और गैलीलियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की तरह होती है, तो इका एल्यूमिनियम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियम। स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम को हम कहते हैं इका बोरॉन। क्या, इका बोरॉन, ठीक है। आपसे पूछेगा इका बोरॉन किसे बोलते हैं, स्कैंडियम को। इसके साथ जर्मेनियम को याद रखेंगे, जर्मेनियम को कहा जाता है इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन। तो इन बातों को भी आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, हाउ मच विल वी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। सेल्सियस में 59 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। फिजिक्स का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आपका पूछा गया इस बार के सीपीओ के एग्जाम में। देखो, इस क्वेश्चन को आप तभी इसी क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हो जब आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता हो। तो देखो मेरे साथियों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आपके पास वैल्यू किसकी है, तो आप कहोगे सर हमारे पास वैल्यू है फ़ारेनहाइट की। कितनी है, 30। आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 59 है। तो F की जगह 59 रख देते हैं, क्योंकि हमें सेल्सियस तो चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, F की जगह 59 रख देता हूँ। तो C/5 इज इक्वल टू 59 माइनस 32 और डिवाइड बाई कितना, 9। बात क्लियर। तो ये हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, 27/9, और ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 9 से, 3 टाइम, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 15 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर। कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया आपको, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब आपका हो जाएगा। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो, फटाफट कमेंट करके बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, बड़ा शानदार सा प्रश्न है आपका, गार्लिक इज ए गुड सोर्स ऑफ। जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत होता है। देखो यहाँ पे ये जो रहा हुआ ये बीच में इस प्रकार से है, ठीक है, ये रह गया था, जो टाइपिस्ट है उससे थोड़ी मिस्टेक होगी। देखिए, गार्लिक इज ए गुड सोर्स ऑफ, लहसुन जो है वो किसका एक अच्छा स्रोत होता है। कहते हैं कि प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वो अपनी अपनी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनसे भी आपको कहीं ना कहीं मिनरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इनसे आपकी जो बॉडी है उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा, चाहे लहसुन हो चाहे वो गार्लिक हो। अगर मैं गार्लिक की बात करूँ, प्याज की और लहसुन की अगर हम बात करें, तो प्याज और लहसुन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पोटेशियम को मिलेगा, सल्फर आपको मिलेगा, फॉस्फोरस की मात्रा आपको मिलेगी, है ना। तो लेकिन उसने पूछा है गार्लिक के बारे में, तो गार्लिक एक अच्छा स्रोत होता है मैग्नीज का, और एक अच्छा स्रोत होता है सेलेनियम का। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर था वो था आपका डी ऑप्शन। देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है, उसके पूरी बैलेंस डाइट चाहिए होती है।
उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपका प्रोटीन, उसमें आपका फैट, उसमें आपके विटामिन, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी आपके शामिल होते हैं। तो मिनरल्स भी हमें चाहिए होते हैं, और मिनरल्स का कोई एक साधन नहीं होता, बहुत सारे साधन हैं। उसमें फल भी हो सकते हैं, उसमें सब्जियां भी हो सकती हैं, है ना। तो ये लहसुन जो है हमें भरपूर मात्रा में देता है मैग्नीज और हमें देता है सेलेनियम। इसके साथ साथ जो आपका गार्लिक होता है, लहसुन होता है, एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन B6। विटामिन B6 का भी अच्छा सोर्स होता है, और विटामिन B6 में मिलता है, विटामिन 6 के लिए आयरन भी जरूर चाहिए, तो आयरन का भी एक अच्छा सोर्स है। बात क्लियर। लेकिन सबसे अच्छा मैग्नीज और सेलेनियम का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्लैंक्स इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर। ये देखो रो है, ये पी नहीं है, पी मत समझना, ये रो है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रीक लेटर रो। ब्लैंक्स को सामान्यतः ग्रीक अक्षर रो के द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोधकता, करंट वैद्युत धारा, फ्लो ऑफ चार्ज आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैद्युत चालकता। देखो याद रखेंगे, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, कि एक वायर है, एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, एक तार है जिसकी लंबाई L है, तो L ऊपर हो गया। इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा। और हर वायर जिस किसी मेटल का बना होता है उसकी एक रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, और उस रेजिस्टिविटी को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं रो से। तो रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछी जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है कि बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो देखो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाना चाहूं तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से पावर मीटर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन बेरिलियम। बेरिलियम में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। देखो बड़े आसान सी बात है आपके लिए। बेरिलियम की अगर हम बात करें, Be, इसका सिंबल होता है बेरिलियम का, क्या सिंबल होता है, Be। B बोरोन का होता है, Be बेरिलियम का होता है, Ba बैरियम का होता है। Be बेरिलियम, Ba बैरियम और B बोरोन, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। लेकिन आज तक हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर होता क्या है, ये समझ में आया आज तक एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो आज समझते हैं। देखो मेरे साथियों, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो हमें बताता है कि उस एलिमेंट के पास में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, हमेशा एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा बताता है किसके बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। किसके बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, तो उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 4 हैं। सिंपल तरीका, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, जाके नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। सर इतना हार्ड भी नहीं है, आपने बता दिया ना, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात क्लियर। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेम द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। कि भैया उसने बोला है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया में बनने वाले सफेद अवक्षेप का नाम बताइए। चलिए जी करा देते हैं रिएक्शन। किस किस की करानी है, सोडियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होता है सर, Na2SO4, Na2SO4। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करानी है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है,
BaCl2। और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखो, आप लोगों ने जो एग्जाम की तैयारी की होगी तो उसमें पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो मेटल है वो इसकी जगह आ जाएगी और ये वाली मेटल क्या करेगी, इसकी जगह चली जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये जब बैरियम इसके पास आ जाएगा तो एक तो बन जाएगा BaSO4 बैरियम सल्फेट, और यहाँ पे आपका बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका हो गया ए ऑप्शन। कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। सफेद अवक्षेप जो बनता है वो किसका बनता है, बैरियम सोडियम क्लोराइड का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वेव ऑसिलेट्स पैरेलल टू द मोशन ऑफ द साउंड वेव। कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समांतर दोलन करती है। देखो, ध्वनि तरंग जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और जब भी समांतर तरंग की बात होगी, जब भी समांतर तरंगों की बात होगी, पैरेलल वेव की बात होगी, तब आंसर क्या होगा, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। और जब भी बात होगी आपकी जो परपेंडिकुलर वेव होती हैं, परपेंडिकुलर जो आपकी वाइब्रेट करती हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या था, वो था आपका डी ऑप्शन। अगला है व्हाट इज द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड विद वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जब भी एसिड के अंदर पानी जाएगा ना, बहुत तेजी वाला आग जलेगी, विस्फोट होगा। और उसने बोला है कि आपको एसिड और वाटर को मिक्स करना है, तो सही तरीका क्या होना चाहिए। तो सही तरीका यह होना चाहिए कि जो हमारा पानी है उसमें धीरे धीरे से आपको एसिड मिलाना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। द एसिड मस्ट बी स्लोली एडिड टू द वाटर। क्योंकि जैसे ही आपके ज्यादा एसिड के कांटेक्ट में थोड़ा बहुत भी पानी आएगा, बहुत तेज वाला विस्फोट होगा, लेकिन पानी के कांटेक्ट में हल्का हल्का एसिड आएगा तो कम विस्फोट होगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, द एसिड मस्ट बी स्लोली एडिड टू द वाटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ग्रुप्ड द एलिमेंट्स इनटू ट्रेड्स। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक वर्गीकृत किया था। त्रिक वर्गीकृत का मतलब क्या है कि तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी प्रकार से और भी ग्रुप बनाए होंगे, तीन तीन के ग्रुप बनाए थे। तो उस साइंटिस्ट का नाम था डोवर्नियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। डोवर्नियर ने क्या कहा था, डोवर्नियर ने कहा था कि अगर मैं लगातार तीन एलिमेंट ले लूं, ए, बी और सी, अगर मैं तीन एलिमेंट ले लूं तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, बीच वाले का जो एटॉमिक मास है, मैं इसको लिख रहा हूं mv, बीच वाले का जो एटॉमिक मास है, पहले वाले के एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ma, और तीसरे वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। ये कहा था डोवर्नियर ने। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास सॉरी, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है आपका कितना, 39। पोटेशियम का कितना होता है, 39। तो 7 और 39 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 23 आएगा ना। तो आपका इसका सही आंसर क्या था, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। हमारी आंख में जो पुतली होती है उसका साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करती है। तो आपका सही आंसर क्या था इसका, आइरिस आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन, देखो ब्यूट तब आएगा जब कार्बन एटम आपके 4 होंगे। ब्यूट तब आता है जब कार्बन एटम कितने होते हैं, 4। तो किसमें है 4 कार्बन एटम, या तो इसमें है या फिर इसमें है। लेकिन उसने बोला क्या लास्ट में, एन, एन। तो अभी लिखवाया था पहला, आप जाओगे पहला क्वेश्चन, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। तो 4, एन की वैल्यू 4 है ना, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 + 2 कितना हो गया आपका 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। लेमन नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है सर। मतलब फर्स्ट का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है सर। मतलब सेकंड का रिलेशन किसके साथ, सेकंड का रिलेशन सी के साथ। विनेगर में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड होता है सर। मतलब थर्ड का रिलेशन किसके साथ, डी के साथ। इसके साथ साथ आपका टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। 4 का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ। बी सी डी ए, देखते हैं कहां पे, बी सी डी ए, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।